हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इन दिस वीडियो हमारा ये पार्ट 3 है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का, जो हमने प्रीवियस 2 अपलोड किया है। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसको बोलते हैं राजनैतिक कार्यपालिका। एंड डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम? क्या आपको ऑफिस मेमोरेंडम की स्टोरी याद है जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दी गई थी? एंड वी फाउंड आउट दैट पर्सन हु साइन द डॉक्यूमेंट डिड नॉट फेक डिसीजन, लाइक डिड नॉट टेक डिसीजन। जिन्होंने इस पर साइन किया था उन्होंने डिसीजन नहीं लिया था, एंड ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग। उन्होंने इस डिसीजन को सिर्फ एग्जीक्यूट किया था। एंड जो डिसीजन था वो किसी और के थ्रू लिया गया था, किसी और के द्वारा लिया गया था। वी नोट द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग दैट डिसीजन। हमें याद है कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल था इन डिसीजंस को लेने में। बट वी ऑल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन इफ़ ही डिड नॉट हैव सपोर्ट फ्रॉम लोकसभा। लाइक अगर उनको लोकसभा का सपोर्ट नहीं प्राप्त होता प्राइम मिनिस्टर को, तो वो भी इस डिसीजन को नहीं ले पाते। इन दैट सेंस ही हैज़ ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेस ऑफ पार्लियामेंट। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो वो सिर्फ पार्लियामेंट की जो विश थी, जो उसकी इच्छा थी, उसी को एग्जीक्यूट कर रहे थे। So, thus, at the different level of any government, we find functionaries who take day-to-day decision but not exercise supreme power on behalf of people. All those functionaries are collectively known as executive. They are called executive because they are in charge of execution of policy of the government. Thus, we talk about government, we usually mean the executive. ये जो भी फंक्शनरीज होती हैं इन्हें कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। एंड सरकार की जो नीतियाँ होती हैं इसे एग्जीक्यूट करने का काम भी कार्यपालिका ही करती है और इसे कार्यपालिका कहा जाता है। एंड जब भी हम सरकार की बारे में बात करते हैं, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट, वी यूजुअली मीन्स कि हम कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, राजनैतिक और अस्थायी कार्यपालिका। तो इन डेमोक्रेटिक कंट्री, two category made up the executive, one that is elected by the people for a specific period, it is called political executive. Like जिन लोगों को जनता के द्वारा कुछ टाइम तक के लिए इलेक्ट किया जाता है और जो हमारे द्वारा इलेक्ट करके जाते हैं उनको हम पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं बड़े फैसले करते हैं। एंड दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं, यानी कि सिविल सर्वेंट कहते हैं। उनको एक लंबे टाइम तक अपॉइंट किया जाता है। पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्वेंट आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स एंड दे रिमेन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। वो ऑफिस में तब भी रहते हैं जब रूलिंग पार्टी चेंज होती रहती है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। एंड दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट देम in carrying out day-to-day administration. Can you recall the role of political and the non-political executive in the case of office memorandum? क्या आप ऑफिस मेमोरेंडम में इन दोनों की रोल को याद कर सकते हैं? ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को काम करने में हेल्प करते हैं कि वो किस तरीके से काम करेंगे, उनके लिए ये थोड़े हेल्पफुल होते हैं। एंड यू माइट आस्क व्हाई डज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर? आप एक के मन में जहन में क्वेश्चन जरूर उठेगा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि जो लोग परमानेंट लंबे टाइम तक नहीं हैं उनके पास ज़्यादा पावर क्यों होती है, एंड देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि सिविल सर्वेंट से कम पावर उनके पास क्यों होती है? वाई द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट्स? द सिविल सर्वेंट इज़ यूजली मोर एजुकेटेड एंड हैड मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। जबकि जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के, एंड दे आर मच मोर नॉलेजेबल। And the advisory working in finance ministry know more about economics than the finance minister. Sometimes the minister may know very little about the technical matters that come under their ministry. कभी कभी जो मिनिस्टर होते हैं उनकी जो मिनिस्ट्री के अंदर चीज़ें आती हैं उसके बारे में वो थोड़ा कम जानते हैं। यहाँ पे आंसर ये होगा कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उनके पास ज़्यादा पावर इसलिए होती है क्योंकि वो जनता के थ्रू वहाँ पे बन के जाते हैं। एंड जो पब्लिक होती है वो उनके लिए वो आंसरेबल होते हैं क्योंकि उनकी उम्मीद लेकर के वहाँ पे हो जाते हैं। एंड जनता के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका सारे का उत्तरदायी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं।
एंड इससे ये पता चलता है कि किसी भी लोकतंत्र में जो जनता की इच्छा होती है, जो पीपल्स की डिमांड होती है, उनकी जो पीपल्स होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, वो सुप्रीम होते हैं। एंड द मिनिस्टर इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड दस एम्पावर्ड द एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन बिहाफ। जो मंत्री लोग होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो उनके बिहाफ पे वो वहाँ पे जाके चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं एंड वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से जो मंत्री हैं, मंत्री ही सारे फैसले करते हैं एंड मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्य को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, जिसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो नीतिगत हो, फाइनल डिसीजंस जो होते हैं। एंड किसी भी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामले पर विशेष होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जितने भी मैटर्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स की सलाह लेना उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। 10 मिनिस्टर टेक द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट ऑन टेक्निकल मैटर, बट वेरी ऑफ्टन एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट ओपिनियन और प्लेसेस बिफोर हर more than one option depending on what the overall objective the minister decided. Actually, this happen in any large organization. Those who understand the overall picture take the most important decision, not the expert. The expert can tell the route, but someone with a larger view decide the destination. In a डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर परफॉर्म दिस रोल। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो अपना डिसीजन लेते हैं, लेकिन बिना लोगों की एडवाइस के नहीं। लोगों की अगर एडवाइस होती है तभी लेते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री जो होते हैं अपने जो उनका व्यू होता है उसके हिसाब से उनका जो नज़रिया होता है बहुत दूर तक रहता है और उस भूमिका को वो निभाते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट इन अ कंट्री। किसी भी देश में प्रधानमंत्री जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता एंड इसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, बट प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन सी लाइक्स। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, बट वो किसी को भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते जिसको वो पसंद करते हैं। एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। प्रेसिडेंट उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं जो मेजोरिटी पार्टी के लोग वहाँ पे रहते हैं। एंड इन द लोकसभा एज अ प्राइम मिनिस्टर, in case no single prime party or alliance get a majority, the president appoint the person most likely to secure a majority support. The prime minister does not have a fixed tenure. He continue in power so long as he remain the leader of the majority party or coalition. एंड इन केस अगर किसी भी पार्टी के जो लोग हैं वहाँ पे किसी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं अपॉइंट कर पाते हैं, तो जो राष्ट्रपति होता है उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, जिससे संसद में यानी कि पार्लियामेंट में बहुत बहुमत हासिल मतलब ज़्यादा बहुमत हासिल होती है, ज़्यादा वोट्स मिलते हैं की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, वो तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक पार्टी यह गठबंधन का नेता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं एंड द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशन दैट हैज़ मेजोरिटी इन लोकसभा। द प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो मंत्री को बनाने के लिए फ्री होते हैं एंड समटाइम्स ऐसे लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता है जो पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते हैं, बट सच अ पर्सन हैज़ टू इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटेज एज अ मिनिस्टर। लेकिन उस पर्सन को जो मिनिस्टर बनाया गया होता है उसे दोनों सदन में से यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउसेस में से किसी एक का 6 months के अंदर मिनिस्टर होना इम्पॉर्टेंट होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑफिशियल नेम ऑफ बॉडी दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो मंत्रिपरिषद होता है एक ऑफिशियल नेम होता है मिनिस्टर्स का एंड इसमें जो 60 to 80 मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनको रैंक दिए जाते हैं जो अपना डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ रूलिंग पार्टी और पार्टी हु आर इन charge of major minister. Usually cabinet minister meet to take decision in the name of council of minister. Cabinet is thus
the inner ring of Council of Ministers. It comprises about 25 ministers. जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये जो मेजॉरिटी पार्टी के लोग होते हैं उन्हीं के नेता होते हैं, हेड HOD नेता जो लोग होते हैं। एंड कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले लेने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का जो होता है वो पूरा समूह होता है। एंड इसमें कम से कम 25 मिनिस्टर्स होते हैं, 25 मिनिस्टर्स होते हैं। सेकेंड है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्टर। दे पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। ये जो स्वतंत्र प्रभार वाले राजमंत्री जो होते हैं ये छोटे मंत्रालय को देखते हैं और वो तभी उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, उन्हें इनवाइट किया जाता है। एंड थर्ड इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अपने विभाग में कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं। सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग। ये सारे मंत्रियों के लिए बहुत ईजी नहीं होता कि वो डेली मिल के किसी भी बारे में बात कर लें, इसीलिए दैट इज़ वाई पार्लियामेंट डेमोक्रेसी मोस्ट कंट्रीज ऑफ्टन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि जब वो लोग बैठते हैं तभी जा कर के डेली मिल के वो लोग किसी भी बात में डिस्कस नहीं कर पाते हैं। उनको एक जगह इसके बैठने के लिए पार्लियामेंट में बैठते हैं एंड इसके बाद किसी भी मुद्दे पे वो डिस्कस करते हैं। एंड इसी वजह से अधिकांश देशों में जो पार्लियामेंट है, लोकतंत्र है, वो सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। जो लोगों की थिंकिंग है वो डिफरेंट हो सकती हैं एंड बट एवरीवन हैज़ टू ओन अप टू every decision of cabinet. No minister can openly criticize any decision of government, even if it is about another ministry of department. Every minister has secretaries who are civil servants. The secretaries provide necessary background information to minister to take decisions. The cabinet as a team is assisted by cabinet secretaries. This include many senior civil servants who try to coordinate the working of different ministry. सारे मिनिस्ट्री के पास जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास एक सिविल सर्वेंट होते हैं जो उनको कोई भी निर्णय अगर लिया जाता है, कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसका बैकग्राउंड या फिर पूरा डिटेल देते हैं जो उनको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा इजी बना देता है। एंड इसमें जो बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कई मंत्रालय होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट एज अ कोऑर्डिनेटर या फिर मीडिएटर काम करने की कोशिश करते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक रहे। Here, the power of Prime Minister. The Constitution does not say very much about power of Prime Minister or the Minister of either relationship with each other. But as head of government, the Prime Minister has wide-ranging power. He chairs cabinet meeting. He coordinates the work of different departments. His decisions are final in case disagreements arise between departments. He exercises general supervision of different ministries. All ministers work under the leadership. The Prime Minister distribute and redistributes work to the minister. He also has power to dismiss minister. When the Prime Minister quits, the entire ministry quits. Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet, it is the Prime Minister who is the most powerful. संविधान में मंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख नेता प्रधानमंत्री हैं जिनको बहुत ज़्यादा व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हैं एंड वह विभिन्न विभागों में कार्य का समन्वय करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, देते हैं। विभागों के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके जो मैटर या फिर विवाद होते हैं उनके मामलों में उनका जो अंतिम निर्णय वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू लिया जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करते हैं, देख रेख मतलब देखते हैं कि कोई गड़बड़ ना करे एंड सारे मंत्री उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण करते हैं एंड प्रधानमंत्री के पास मंत्रियों को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। इसी प्रकार अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं।
The powers of prime minister in all parliamentary democracy of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracy are sometimes seen prime ministerial form of government. As political parties have come to play a major role in politics, the prime minister controls the cabinet and the parliament through the party. The media also contribute to this trend by making politics and election as competition between top leader of parties. दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री अधिकार हाल में इतने दशकों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले कुछ डिके में। संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाता है। राजनीति में राजनीतिक दल पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ प्रधानमंत्री की पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगे हैं। मीडिया भी जो होती है वो राजनीतिक और चुनाव के में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही है एंड जो इसमें कंपटीशन प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इसे रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमें प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है एंड इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का यूज़ किया था क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था एंड इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी, बहुत इम्पैक्टफुल थी। जाहिर है कि किसी भी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है जो लोग बैठे हैं। ऑफकोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर wielded by the prime minister also depend on the personality of person holding that position. However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain concentrate on the power of prime minister. The prime minister लेकिन हाल ही के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार में प्रधानमंत्री के अधिकार को कुछ हद तक सीमित कर दिया गया है एंड ये जो गवर्नमेंट जो गठबंधन की गवर्नमेंट होती है का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन की साझेदारी को राय भी माननी पड़ती है। इनके अलावा उसे गठबंधन की साझेदारी और दूसरी पार्टियों के विचारे जो होती हैं उनको भी देखना पड़ता है कि आखिर उनकी क्या थिंकिंग है, जो अलायंस पार्टीज होती हैं उनकी। एंड ही ऑल्सो हैड्स टू हीड द व्यू ऑफ पोजिशन ऑफ द कोलिशन पार्टनर्स एंड अदर पार्टीज ऑन हु सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड, जिनकी सपोर्ट से ही उनकी गवर्नमेंट का सर्वाइवल होता है। तो ऐसा नहीं कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके पास चीज़ें होती हैं, राइट्स होते हैं, बस उसको अपनी मनमानी ढंग से वो उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।